आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, वेलकम। ये है आईपीएल की टेंटें सीजन 2 का दूसरा एपिसोड। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया आईपीएल का और काफी रोमांचक मैच हमें इस हफ्ते में देखने को मिले। क्या क्या मैच हुए, इस हफ्ते के हाइलाइट्स क्या रहे, हाई पॉइंट्स क्या रहे, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ मानस तिवारी हैं, जो कि बेसिकली टेक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन क्रिकेट में इनकी काफी दिलचस्पी है। आपने पहले एपिसोड में भी इनके इनपुट सुने होंगे। हमारे साथ हैं विपिन किराद, ये हमारे ललन टॉप में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी हैं विशु मोहन। तो स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। और केशव मुझे हर बार ऐसा टेक जर्नलिस्ट बोल के इंट्रोड्यूस कराता है। केशव, मैंने शुरुआत स्पोर्ट्स से ही की थी। शुरू के 2-2.5 साल काफी स्पोर्ट्स कवर किया था, बाद में धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी कवर करने लगे पिछले कुछ 4-5 सालों से। राह भटक गई बाद में। राह भटक गई, सही है, ये तो वक्त बताएगा। जैसे राह बहुत सारी टीमों ने भटकी इस हफ्ते। हाँ, केकेआर ने राह भटकी उस दिन, सनराइजर्स हैदराबाद ने बैंगलोर के अगेंस्ट अपनी राह भटकी। तो काफी दिलचस्प सा हफ्ता रहा ये पिछला। विपिन भाई। बिल्कुल, पहले हफ्ते में तो बहुत कुछ हुआ है केशव, क्योंकि जैसे बातें मतलब आईपीएल की शुरुआत के पहले 2 मैचेस जब हमने देखे, तो पहले मैच में खासकर जो मैच था एमआई और आरसीबी वाला, उसमें लग रहा था कि यार क्या हो रहा है। मतलब ठीक है, मतलब बहुत क्लोज गया, आखिरी बॉल तक मैच गया, लेकिन मतलब वो मजा नहीं आया जो आईपीएल में हमेशा देखने को मिलता है कि आप बड़े बड़े शॉट देखते हैं। लेकिन उसके बाद के कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं कि वहां से खासकर मैं तो कहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब वाला जो मैच हुआ, जिसमें आप आखिरी बॉल पे आपको 6 रन चाहिए थे, और फिर जो कुछ भी उस मैच में हुआ, तो वो बिल्कुल थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि यार तो गली क्रिकेट खेलने लगे क्या, क्योंकि लास्ट बॉल पे आपने स्ट्राइक ही नहीं बदली। तो वो मजा आईपीएल का आ गया है वापस एक हफ्ता पूरा होते होते। विश्वमोहन भाई बताइए, वो जो बवाल हुआ है संजू सैमसन के उस सिंगल पे, जो सिंगल उन्होंने मना कर दिया था लेने पे। नहीं, ये सवाल किसी के भी जहन में उस वक्त उभर सकता था, क्योंकि वो आखिरी ओवर और उस आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर आपने वो ड्रामा कर दिया। 1 रन नहीं लिया, स्ट्राइक अपने पास रखने की जिद, और टीम ने मैच गंवा दिया। और क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी इतना बड़ा क्या कहें अमाउंट लेकर के वो इस आईपीएल में आ चुका था, और उसके हौसले तो इससे क्या हुए, पस्त हुए। लेकिन पस्त उसने होने नहीं दिए, और कल के मैच में उन्होंने दिखा दिया कि किस लिए, क्यों और कैसे उन्होंने मैच को जिताया। और निश्चित रूप से ये क्रिस मॉरिस की कही कि वो बड़ी जीत कहिए, राजस्थान रॉयल्स की तो जीत थी ही, लेकिन मॉरिस ने दिखा दिया। और एक करारा जवाब संजू सैमसन को कि आपने जो उस वक्त निर्णय लिया वो गलत था। और नहीं, मैं ना थोड़ा सा इसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि एवरी डे इज नॉट संडे। इत्तेफाक से कल क्रिस मॉरिस अच्छा खेल गए और 4 छक्के उन्होंने लगा दिए जरूर, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उस दिन वो छक्के लगा ही देते या चौका लगा ही देते वो, क्योंकि वो तुरंत उस समय क्रीज पे आए थे। और संजू सैमसन ने बात होती है, वक्त की बात होती है, और सवाल उठने लगे थे, बहस छिड़ गई थी। तो इस मैच में परफॉर्म करना उनके लिए करो या मरो की बात थी। और इस मैच में भी कुछ नहीं करते तो जानते हैं आप सोशल मीडिया पर क्या होता, क्या हर्ष हुआ होता इस क्रिस मॉरिस का। वो तो बच गए, उन्होंने मैच जिता दिया और छक्के लगा दिए। नहीं, लेकिन मैं भी केशव से बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात पे कि जो वो वाला जो मैच था उसमें बिल्कुल संजू सैमसन का बनता था स्ट्राइक अपने पास रखना, क्योंकि इनफॉर्म थे, 122-23 रन पे खेल रहे थे, काफी छक्के मार चुके थे। मॉरिस ने जो 4 बॉलें खेली थी उस मैच में, उसमें वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर आप कल भी देखोगे तो जो पहली 8-10 गेंदें थी जो मॉरिस ने खेली हैं, उस पे वो हिट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हिट करना शुरू किया, एक कोई फुल टॉस मिल गई, एक शॉर्ट पिच बॉल आ गई, तो उन पे उन्होंने शॉट्स खेल दिए। हाँ, मतलब मुझे ये जरूर लगता है कि जो सैमसन ने वो रन रिफ्यूज करा, वहां पर शायद अगर आपने वो थ्रो देखा हो बाद में, जो जितना वो वाइल्ड थ्रो आया था, शायद वो 2 रन हो सकते थे। तो उस केस में शायद राजस्थान जो है निर्णय, मतलब जो परिणाम है मैच का, वो कुछ और हो जाता। तो 2 रन के लिए जरूर वहां जा सकते थे, बट स्ट्राइक तो उन्हें अपने पास रखनी ही थी लास्ट बॉल के लिए। नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था मानस भाई कि अगर वो 2 रन के लिए जाते तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 2 रन पूरे कर पाते, क्योंकि जब तक क्रिस मॉरिस जो है आधे क्रीज क्रॉस करके, मतलब ऑलमोस्ट वो तो 1 रन पूरा कर चुके थे, तब तक संजू सैमसन 2-3 रन पूरे कर लिए। हाँ, उन्होंने 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन वो 2-3 कदम आगे आए थे। और
मतलब डेंजरस एंड पे संजू सैमसन ही होते हैं, 2 रन के लिए जाते हैं, फिर संजू वहां रन आउट हो जाते हैं, तो फिर तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो थ्रो आया था ना, मतलब वो अगर हम लोग हाइंडसाइट पे बोल सकते हैं, संजू सैमसन ऑफ कोर्स पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि थ्रो कहाँ जाएगा, बट अगर आप बाद में थ्रो देखेंगे, थ्रो ना वो विकेट कीपर के पास गया ना वो बॉलर के पास गया, वो बीच में कहीं और ही थ्रो गया था। तो अगर वो भागते तो देखिए शायद उस बच जाता। वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उस वक्त ये उत्साह जो पाल लिया संजू सैमसन ने कि मैं ही करूंगा, अरे मौके आते हैं सबके लिए आते हैं, वो मौका उनके लिए था, एक बार देखते उनको ट्राई करते ना। आपने ये क्या ये है ना, निर्णय ले लिया और मैं ही मार दूंगा, मैं ही मार दूंगा, तो मारने तो गए, फिर क्या हुआ? महेंद्र सिंह धोनी को बहुत देखा है जनरेशन ने खेलते हुए। अब प्रॉब्लम है कि हर कोई महेंद्र सिंह धोनी होता नहीं है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे मैं नहीं, देख रहा लेकिन था, एक कोई चीज कह रहा और है, था कि एक संजू के अंदर धोनी की आत्मा आ गई थी उसमें। हाँ, कि एक चीज और है ना कि हम लोग हर किसी को धोनी एक्सेप्ट भी नहीं करते ना, कि मतलब हाँ। ये धोनी जितना कर सकता है। अभी संजू को मौके, ठीक है, कह सकते हैं कि इंडियन टीम में बहुत सारे मौके मिले, लेकिन संजू ने आईपीएल में प्रूव किया है कई मौकों पर। और कल के मैच के बाद जब मॉरिस ने कल का मैच जिताया, उसके बाद संजू ने ये बात कही कि मतलब यार, अगर मतलब मैंने अपने गेम को रिव्यू किया और अगर ऐसा 100 बार और होगा तो अब भी मैं सिंगल लेने से मना करूंगा। तो ये चीज अच्छी है कि वो अपने जो उनका स्टैंड था वो उस पे खड़े हुए हैं कि ठीक है, मुझे लग रहा था कि मैं, क्योंकि मॉरिस कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, 4 बॉल का उनका मौका मिल चुका था, तो मुझे लग रहा था कि मेरे बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है तो मैं उस बॉल को क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन वो मिस हिट हो गई बाउंड्री से पहले। तो ये चीज अच्छी है कि एज अ कैप्टन भी और आप खड़े हुए हो अपने डिसीजन पे कि मैंने अगर मना किया, जबकि कल मॉरिस ने मैच जिता दिया, उसके बाद ये बात बोली, कहा कि मॉरिस ने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, हमें जिताया, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बॉल को क्लियर पहुंचा दूं। नहीं, बिल्कुल, वो है यही ना। फर्क है, यही फर्क है कि आप अपनी हार नहीं मानना चाहते। आपने तारीफ कर दी, मॉरिस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप एक कदम पीछे हट करके कुछ कहते, वो वाली बात नहीं कि आप अपनी बात बिल्कुल सामने रखी कि नहीं, मैंने जो उस वक्त किया था वो सही था और मैं उस पर अड़ा हुआ हूँ। नहीं, इसमें एक बात है ना कि एक तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मिलते हैं उस समय सोचने के लिए, और अगर कोई खिलाड़ी शतक बनाकर खेल रहा हो, बॉल को मिडिल कर रहा हो, तो अपने आप को बैक करने में क्या बुराई है? प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है ना यार। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्या संजू सैमसन के छक्का मारने की संभावना ज्यादा है वहां या मॉरिस की? मतलब आई थिंक 10 में से 9 बार मैं तो कहूंगा कि संजू सैमसन की ही चांसेस ज्यादा है कि वो छक्का वहां मार देते। और मतलब हम, मुझे लग रहा है कई बार कि हम बहुत हार्श भी आते हैं खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो शायद 2 या 3 मीटर से ही रह गए हो वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मिस टाइम कर दिया हो या बीट हो गए हो, 2 या 3 मीटर से वो रह गए, वरना वो अगर छक्का हो जाता तो हम सब कहते हैं कि वाह, संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस देखिए क्या कमाल का, मतलब इस बार कॉन्फिडेंट होकर आए हैं ये कि अब एज अ कैप्टन लीड कर रहे हैं, टीम को मैच जिता रहे हैं। और वही 3 मीटर इधर बॉल गिरी तो हमने कहा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट शायद ये हो गए हैं। खैर मतलब खेल बिल्कुल का मानस, पार्ट है, चलता रहेगा। मैं मानस से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि आज हम मतलब वो अगर शॉट नहीं जा पाया बाउंड्री पार तो हम बहुत सारे सवाल, और अगर वो क्लियर कर दिया होता तो फिर यही होता कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था कि उन्होंने मतलब मना किया, क्योंकि मॉरिस जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे चीजों को अच्छे तरीके से। हालांकि ये बात है बिल्कुल कि आपने इतने बड़े प्लेयर को खरीदा है, वो भी इतने बड़े अमाउंट के अंदर, तो फिर आपको भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो सिचुएशन कैसी है ये भी हमें समझ के थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि कल भी जैसी बात अभी आप लोगों ने पहले कही कि 8-9 बॉल तक मॉरिस से काफी ज्यादा टाइम लिया, लेकिन फिर वही चीज है कि उस दिन उनके पास इतना टाइम नहीं था। एग्जैक्टली। और ये तो चलो संजू सैमसन तो इंटेंशनली नहीं भागे, एक और खिलाड़ी थे जो इस पिछले हफ्ते भागने से उन्होंने उनको मना ही कर दिया, आंद्रे रसल। उनके साथ क्या हुआ? वो तो मुझे लग रहा है पता नहीं आंद्रे रसल का जितना हुआ था, वो भागने को ही तैयार नहीं। 15 बॉल पर 9 रन, केकेआर को मैच। और कमाल की बात है उस मैच में आंद्रे रसल को मिला है गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड। 2 ओवरों में 5 विकेट लेना, ऐसा होता है ना कि सडन आंद्रे, हीरो बन के आए और एक फिर सडन विलन बन मिनट जरा गए। रोकना चाहूंगा कि आप लोग सीधे आंद्रे रसल पे आ गए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उस मैच में जो बात हो रही थी पिछले मतलब मैच के, उसमें किलर मिलर को उन्होंने जिस तरह से बैटिंग करके मैच को बचाया, आगे तक ले गए। पिछले सीजन में एक मैच खेले, तरस गए थे खेलने को, और मौका मिला उन्होंने परफॉर्म कर दिखाया। जो पिछला सीजन उनका गया है वो तो मैं मतलब कोई खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि उनका वैसा कोई सीजन जाए। एक मैच खेला उसमें भी बॉल खेलने को नहीं मिली, नॉन स्ट्राइकर पे रन आउट हो गए थे और फिर उसके बाद मैच ही नहीं खिलाया। एक चीज और है ना कि मिलर को जो जगह मिली वो कैसे मिली, कि अब आपके पास बेन स्टोक्स नहीं है, नहीं है। तो ये तो मिलर
मिलर के लिए एक अच्छा हो गया और पहले मौके पे उन्होंने करके भी दिखा दिया। राजस्थान रॉयल्स को मिडिल ऑर्डर में कई बार फंस भी रही थी, क्योंकि आप जा रहे थे कि आप बेन स्टोक्स को ऊपर खिला रहे हैं तो नीचे कौन खेलेगा। एक्सपीरियंस की कमी साफ दिखती है कि यार वहां पे पराग है, तेवतिया है, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी नहीं है उतनी। अब मिलर आ गए। और अच्छा एक चीज और है यार, मैं कहना चाहूंगा, रात में मैच देखने के बाद मैं जब थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी देख रहा था, तो वहां पे बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं दिए जा रहे थे, मतलब गेम चेंजर ऑफ द मैच, सुपर स्ट्राइकर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैंने देखा कि डेविड मिलर को कुछ भी नहीं मिला। आपने जयदेव उनादकट को दो दो बार कुछ अवार्ड्स मिले और क्रिस मॉरिस को मिले, लेकिन मतलब डेविड मिलर का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। जिस प्लेयर ने 43 बॉल में 62 रन बनाए, पूरा मैच खत्म हो गया था, पावर प्ले में बैटिंग करने आ गए थे वो। यही तो कमाल की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा अवार्ड दे कौन रहा है, क्योंकि अगर आप उस दिन जो मैं रसल वाले की जो मैंने बात करी, अगर वो गेम चेंजर, तो वो उल्टे हो गए ना। उन्होंने तो एक तरह से अपनी टीम को मैच हरवा दिया। 5 विकेट लिए वो फर्स्ट इनिंग्स में लिए थे, तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो एक इनिंग्स के बाद तो होती नहीं है, वो तो मैच के बाद। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि उनादकट, जयदेव उनादकट ने जो 3 विकेट लिए, सिर्फ 15 रन देकर के, वो विकेट किसके लिए थे? पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, 3 विकेट उनके खाते में गए। और निश्चित रूप से वो शुरुआती जो झटके लगे दिल्ली कैपिटल्स को, उनके स्कोर को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, 147 पर रोक दिया। एक चीज अच्छा लगा देख करके कल वाले मैच में कि दोनों ही टीमों के तेज गेंदबाज जो है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और आरंभिक जो विकेट है 4-5 विकेट वो तेज गेंदबाजों ने ही चटकाए। ये अच्छा लगा देखकर। T20 मैच में कम ही ऐसे मौके देखने को मिलते हैं ना। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फास्ट बॉलिंग भी थी। राजस्थान रॉयल्स ने जो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ किया, उन्होंने सारे वो फास्ट बॉलर्स खिलाए जो थोड़ा सा पेस चेंज करते हैं, वेरिएशंस डालते हैं, कटर डाल रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। वहीं दिल्ली वाले जो फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने स्विंग और पेस से विकेट्स लिए स्टार्टिंग में, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे रबाडा हो, चाहे आवेश खान हो। तो डिफरेंट स्टाइल के जो फास्ट बॉलर्स है वो सक्सेसफुल हुए। और एक और कमाल की बात थी, इस हफ्ते में इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमाल किया है, चाहे हर्षल पटेल हो, चेतन सकारिया हो, आवेश खान हो, जयदेव उनादकट, कमाल की परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल। और दोनों ही टीमें ये ऐसी हैं कि जिनके मतलब विदेशी फास्ट बॉलर से पहचाने जाते हैं, फिर चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो या फिर आप रबाडा, नौके देख लीजिए पिछले सीजन में क्या कमाल किया था। तो अब इस बार जो है राजस्थान की तो दिक्कत भी है ना कि आर्चर है नहीं। सिकरिया को मौका दिया, सकारिया ने पहले मैच में कमाल करके दिखाया, कल भी ठीक ठाक बॉलिंग की, विकेट्स नहीं मिले। और जयदेव उनादकट को तो कल पहला ही मौका मिला था, और वो कह भी रहे थे कि मतलब मुझे डाउट था कि मेरे को मौका कैसे मिलेगा, और मुझे मौका मिला तो मैंने किया प्रूव। देखिए उनादकट अगर परफॉर्म करने लग जाए तो राजस्थान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब बेन स्टोक्स के जाने से क्या है, 2 जगह आपको दिक्कत होती है ना, बॉलर भी नहीं है, बैट्समैन भी नहीं है। बैट्समैन तो चलो मिलर को वाइड फिल कर देंगे, एक बॉलर आपको तब भी चाहिए, और इंडियन बॉलर है तो एक ओवरसीज स्लॉट भी बचता है वहां पे, अगर उनादकट अच्छी बॉल डालने लगे तो। उनादकट में पैसा भी तो बहुत लगाया ना राजस्थान ने। वो तो बराबर कर लिया उन्होंने, पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं अभी। नहीं, रिलीज करके फिर वापस उनको जब खरीदा था तो उसकी कॉस्ट उनकी काफी कम कर ली थी उन्होंने पहले के मुकाबले। चेतन सकारिया को मतलब जो है उनकी तारीफ काफी हो रही है। हमने देखा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से। उनकी जर्नी भी देखा जाए तो काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो चेतन सकारिया में क्या पोटेंशियल नजर आता है आप लोगों को? चेतन सकारिया को लेकर तो मतलब बहुत सारी कहानियां भी थी कि मतलब किस तरीके से वो आए। अभी सैयद मुश्ताक अली में खेल रहे थे तो तब उनके साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई घर के अंदर ही। मतलब उनके छोटे भाई थे, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी घर वालों ने। वो पूरा टूर्नामेंट खेल के जब घर पहुंचे तभी उन्हें पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और काफी कुछ मतलब काफी एक ऐसे स्ट्रगल वाली लाइफ से निकल के आए हैं, क्योंकि कभी जूते भी नहीं होते थे जब सौराष्ट्र के लिए शुरुआती दिनों में खेल रहे थे। तो उनके दोस्त हैं शेल्डन जैक्सन, जो कि हाँ उन्होंने काफी उनका सपोर्ट, बिल्कुल काफी उनका सपोर्ट किया, उन्हें जूते दिए अपने। और उसके बाद कहानी ये भी है कि सकारिया को जूते जैसे उन्होंने दिए तो उन्होंने शेल्डन जैक्सन को ही नेट्स में आउट किया कई बार। तो वो वहां से फिर एमआरएस स्पेस फाउंडेशन में भी गए, और हालांकि आईपीएल में पहले भी रहे। वो पिछले सीजन बेंगलोर का हिस्सा थे, तब भी माइक हेसन और सब लोगों ने कहा था कि आप आगे तक जाओगे, और इस सीजन तो अच्छा करके दिखाया भी सैयद मुश्ताक। यही तो खासियत है बैंगलोर के खिलाड़ियों की, वो कहीं और जाके फिर आगे चले जाते हैं। बैंगलोर में आगे नहीं जा पाते। बिल्कुल, पिछले सीजन नेट बॉलर थे बेंगलोर के लिए वो। माइक हेसन ने कहा भी था कि मतलब आप सारी चीजों को पूरा करते हैं टीम में आने के लिए, सारे क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आप जल्दी खेलेंगे। और इस सीजन देख लीजिए राजस्थान ने 1.2 करोड़ में इनको शायद खरीदा है,
और क्या बढ़िया मतलब परचेज है ये राजस्थान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करे, काफी कॉन्फिडेंट भी है वो, मतलब दिखते भी हैं ग्राउंड पे। और कैप्टन का भी कॉन्फिडेंस है। अगर आप कल भी देखोगे तो क्रिस मॉरिस का भी एक ओवर बचा हुआ था और चेतन सकारिया का एक ओवर बचा हुआ था, पर जो 20th ओवर है वो संजू सैमसन ने सकारिया को दिया, मॉरिस को नहीं दिया, जो आपके आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, तो राजस्थान रॉयल्स के नहीं। तो मतलब देखा जाए तो संजू सैमसन ऐसा 2 बार कर चुके हैं मॉरिस के साथ, एक बार स्ट्राइक नहीं दी, एक बार ओवर नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन मतलब अच्छे टच में भी है ना। 5 मैचों में 12 विकेट निकाले थे अभी सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने, उसके बाद से ही मतलब नेक्स्ट में भी उन्होंने दिखाया। और संजू ने कहा भी कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है, मतलब वो पहले ही बता देते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट वगैरह को लेकर खुद ही बोलते हैं कि हमें यहाँ रखना चाहिए। तो कैप्टन का भरोसा बनता है ना कि यार जब बंदा खुद से आगे आके बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, और पहले मैच में प्रूव भी कर दिया है पहले ही मैच के अंदर, तो फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस। और ये राजस्थान की जो सबसे बड़ी दिक्कत उनकी बॉलिंग रही है, तो चेतन सकारिया वहां पे काम कर सकते हैं उनके। ये बात हो रही थी चेतन सकारिया के, युवा खिलाड़ी हैं, जोशीले हैं, निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म किया, पहले ही मैच में 3 विकेट निकाल दिए और दूसरे मैच में हालांकि सफलता नहीं मिली उनको, लेकिन निरंतरता जो भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो हमें समस्या के तौर पर आती है कि वो परफॉर्म लगातार नहीं कर पाते, और उसी का नतीजा है कई खिलाड़ी आए और तूफान एक तरह से उनके प्रदर्शन से देखा, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे गिरता चला गया। तो ऐसा ना हो, चेतन सकारिया लगातार खेलें। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक दिलचस्प बात, अभी एक वीडियो उनके साथी ने किया था, उनके साथ बातचीत की थी। तो अभी तो उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, उत्साहित हैं, और उन्होंने कहा था किसके साथ डेट पर जाने की बात उनसे पूछी थी। तो यह खिलाड़ी जो है वो अपने खेल पर ज्यादा ध्यान रखे तो अच्छा है। उन्होंने बॉलीवुड सितारों की बात कह के और उनके साथ डेट पर जाने के, एक हीरोइन के नाम बता करके उन्होंने ये सारी चीजें सामने रखी। लोगों को सुनने में मजा आया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ध्यान को भटकाए ना, केंद्रित रखें एक जगह, तो शायद उनको सफलता आने वाले दिनों में मिलती रहे। राजस्थान की बात हो रही है ना, तो बेन स्टोक्स का जाना कितना खलने वाला है राजस्थान को? यार मुझे लगता है ना ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है राजस्थान रॉयल्स के लिए। पिछले 3 साल से राजस्थान ने अपनी बहुत ज्यादा जो स्ट्रैटेजी है वो इन स्टार प्लेयर्स के अराउंड रखी है, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, जॉस बटलर हो, और पूरे सीजन के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहे हैं। पिछले साल भी बेन स्टोक्स जब आए थे, शुरू में क्वारंटीन की वजह से कुछ मैचेस मिस किए थे, कभी इंग्लैंड की वजह सीरीज होती है चले जाते हैं, उसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो जाता है। अब की बार एटलीस्ट इन्हें क्लैरिटी है कि अब 12 मैच है, उसमें बेन स्टोक्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर मोस्ट ऑफ द मैचेस के लिए नहीं है। शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, बिकॉज इसकी वजह से मैनेजमेंट जो है अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएगा डोमेस्टिक प्लेयर्स में, और दूसरे प्लेयर्स जैसे डेविड मिलर अब बैठे हुए थे बेंच पे 1 साल, तो उनके पास ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। लियाम लिविंगस्टन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हो सकता है उनको कहीं मौका मिले आगे जाके। एंड्रू टाई, मुस्तफिजुर रहमान, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है शायद ये राजस्थान के लिए सीजन। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेन स्टोक्स को लगातार मतलब वो क्लियर ही नहीं थे। अब जॉस बटलर आपके पास है, आप उनको ओपन नहीं करवा पा रहे बेन स्टोक्स की वजह से। फिर आप लियाम लिविंगस्टन को ले आए हैं, वो भी एज अ ओपनर ही खेलते हैं ज्यादातर, तो आप उनको भी नहीं खिला पा रहे थे। मतलब रोल क्लियरिटी। और बेन स्टोक्स ने अभी तक एज अ ओपन करते हुए आईपीएल में पिछले सीजन भी उतना कोई कमाल नहीं किया, एक आधा मैच आप याद कर सकते हैं, और इस सीजन में पहले मैच में भी उतना अच्छा उनके बल्ले से नहीं रहा था। और तो इस वजह से शायद पूरा कॉम्बिनेशन भी इफेक्ट हो रहा था ना। लास्ट ईयर भी आप देखोगे स्टीव स्मिथ ने ओपन करके 50 मारी थी, बट बेन स्टोक्स आया तो स्टीव स्मिथ को नीचे कर दिया। फिर रॉबिन उथप्पा आपके ओपनर है, वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो ये सब भी पिछले साल हो रहा था। तो इस हफ्ते आपने देखा कि जिस तरह से टीमें यहाँ पर खेली, जीत हासिल की, तो उसमें आरसीबी मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी स्थिति में खुद को महसूस कर रही होगी। लगातार 2 मैच जीते, और शायद विराट कोहली जो अब तक वंचित है ट्रॉफी से, तो एक आगाज उनका अच्छा हुआ है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब विराट कोहली की जुबान से ही हमें बेन स्टोक्स का नाम सुनने को मिले। मतलब मैं तो कह रहा हूँ जितने भी आरसीबी फैंस हैं उनको एक वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए पॉइंट्स टेबल का, क्योंकि आरसीबी एकदम टॉप पर है। बहुत ज्यादा ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कब नीचे आ जाए, तो एक स्क्रीनशॉट तो लेके रख लो याद के लिए। बिल्कुल। देवदत्त पडिक्कल से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार वो फॉर्म में नजर नहीं आ और रहे। ये केशव, आपने ध्यान दिया होगा, सभी साथियों ने ध्यान दिया होगा कि वो पहले से ज्यादा आक्रामक नहीं दिखते। हालांकि मैदान पर आक्रामकता उनकी दिखती है, कभी कभी दिखती है, लेकिन पहले वाली तो नहीं। लेकिन हाँ, उस दिन जो वो लास्ट टाइम आउट होकर के गए, मैदान तक तो ठीक रहे, लेकिन मैदान से बाहर जैसे ही कदम रखा तो कुर्सी रखी हुई थी, बल्ला चला दिया और गुस्सा दिखा दिया, और उसके लिए उनको फटकार भी मिली। पर ठीक है, इस बार कम से कम ये मैं देख रहा हूँ एक अच्छी बात है कि ज्यादा चेंजेस वेंजेस नहीं कर रही है आरसीबी। मतलब हम देखते हैं अक्सर एक खिलाड़ी कोई अच्छा नहीं खेलता था उसको टीम से निकाल देते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बार देने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्लेयर्स ने भी आके
बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो हर्षल पटेल आए कह रहे हैं कि मुझे बताया गया था कि मेरा रोल यही रहेगा डेथ ओवर्स में। मैक्सवेल ने आके बोला है कि मेरा यही रोल होने वाला है। मैं देखना ये चाहता हूँ कि देखो जब आप 5 विकेट लेते हो तब तो सब आपको यही आके बोलेंगे कि हाँ मेरे को क्लैरिटी थी। जिस दिन हर्षल पटेल 2 ओवर में 35 रन खाते हैं, जब ये वानखेड़े जाएंगे, जब ये चिन्नास्वामी तक शायद नहीं खेलेंगे, बट जब वानखेड़े जाएंगे तब वहां अगर 2 ओवर में 35 रन खाते हैं, क्या उसके बाद भी विराट कोहली उनको यही कॉन्फिडेंस देते हैं? ये मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, इस टीम में सबसे बड़ा चेंज जो मैं इस बार देख पा रहा हूँ वो ग्लेन मैक्सवेल का आना रहा है। मतलब मिडिल ऑर्डर में आके आप डिविलियर्स का जो प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश हुई है। और इस टीम के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बार जो है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद को प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि यार मतलब अब बहुत हो गया, अब 13 सीजन हम खेल गए यार, इस सीजन तो कम से कम इस सीजन, ये सीजन आरसीबी का होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये बहुत ताने सुनने को भी मिलते हैं विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं कि यार क्या किया आपने, मतलब आपकी कैप्टनसी में हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। अब वो तो छोड़िए, आप आईपीएल हर साल होता है, आपकी उनकी कप्तानी में आपकी टीम अब तब तक आईपीएल भी नहीं जीत पाई है। तो ये विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स इतने सालों से आरसीबी के साथ है, तो वहां भी मतलब वो अभी तक वो भी चाहते होंगे एबी डिविलियर्स भी कि यार शायद हो सकता है कि डिविलियर्स का भी आखिरी सीजन हो, क्योंकि अब काफी उम्र भी हो चुकी है, बहुत सालों से खेल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मतलब ये समझा जा सकता है कि इन प्लेयर्स का हो सकता है। साउथ अफ्रीका से इनविटेशन आ गया डिविलियर्स को। मार्क बाउचर ने कह दिया है कि हमने बात करी है इनसे और आईपीएल के बाद फिर से बात करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप खेल लो जो इस साल हो रहा है प्लीज। लेकिन अगर वो खेलते भी हैं तो शायद मतलब आखिरी होगा वो डिविलियर्स का। वो एक जैसे इमरान खान जब रिटायरमेंट से वापस आके खेल लिए थे, वैसे ही शायद एक वर्ल्ड कप खेल लें बस। लेकिन ये मतलब खेलने को लेकर फिर से नेशनल टीम में उनका आखिरी बयान मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काफी महीने पहले आया था, उसके बाद से उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है नेशनल टीम में खेलने को लेकर। तो अब उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि उधर भी टीम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि टीम में भी बहुत सारे बदलाव करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, कप्तान बदल चुका है और प्लेयर्स को बदला जा चुका है। हालांकि मैं बात आरसीबी पे ही रखूंगा कि विराट कोहली इस बार मैक्सवेल के आने से, मैक्सवेल को तो सहवाग को प्रूफ करना है खुद को। वो तो ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे होटल के कमरे का जो पैसा है जो लगा रही है आरसीबी टीम, या मुझ पे रुकने पे या खाने पीने पे जो भी खर्चा हो रहा है, सहवाग हमेशा ये कहा करते थे ना कि पंजाब की टीम कम से कम यार बेकार में आप होटल का खाने पीने का खर्चा वेस्ट कर रहे हो, उनको रोक कर। तो वो तो पंजाब को और दोनों को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा कुछ है नहीं, मैं इस बार कर रहा हूँ। पहले मैच में ही जैसा छक्का उन्होंने लगाया मुंबई इंडियंस के खिलाफ, वो शॉट वही था कि मतलब कुछ ना कुछ दिखाना चाहते थे कि देख लो इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि जब वापस आएंगे हम तो बातें होंगी केएल राहुल की पंजाब किंग्स की। आखिर कौन सा वो स्पिनर था जिसे पंजाब ने अपने पहले मैच में नहीं खिलाया और उसकी कमी भी खूब खली। इसके अलावा क्यों महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, उसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ नजर आ रहा है, और केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कैसे अपना मैच जीतते जीतते हार गई। ये जो कान होते हैं ना, कान सर के दोनों तरफ, ये आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। और भाई ये जो ऑडियो की दुनिया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है, अलबेली जानकारियाँ हैं। इसलिए मैं अब सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनता हूँ। आज तक रेडियो पर न्यूज़ भी मिल जाती है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता रहता है और एंटरटेनमेंट भी होता है। बिल्कुल अपने जैसे बंदे बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और क्या चाहिए भाई, गूगल करो aajtak.in/radio। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं आईपीएल स्पेशल पॉडकास्ट, जिसका नाम है आईपीएल की टेंटें सीजन 2, और यह है उसका दूसरा एपिसोड। ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे पंजाब किंग्स की। पंजाब अक्सर ऐसा बड़ा स्कोर खड़ा करके क्यों फंस जाती है? पिछले साल भी मुझे याद है 223 का स्कोर बनाई थी और राजस्थान से हार गई थी। इस बार भी लगभग मैच लटक ही गया था। ये ना मैं आई टेक इट एज अ पॉजिटिव, क्योंकि पिछले साल क्या हो रहा था ना, जैसे केशव ने भी बोला कि पंजाब ये मैच हार रही थी, ऐसे वाले मैचेस में वो लास्ट में जाके हार जाते थे। इस बार वो मैच जीत गए हैं, इस सिचुएशन से जाके उन्होंने मैच बचा लिया है। तो आई थिंक ये उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इस चीज को लेकर कि हाँ अब हम डिफिकल्ट सिचुएशन से भी मैच निकाल सकते हैं। हमारे पास वो गेंदबाज हैं जो कॉन्फिडेंट है कि लास्ट ओवर वो डाल सकते हैं, डेथ में जाके हमें मैचेस बचा सकते हैं। ठीक है, विकेट अच्छा था, देखो पंजाब रन बनाएगी तो राजस्थान ही बनाएगी, सबके पास बढ़िया बैट्समैन है,
बट क्रूशियल मोमेंट्स में आप जाके क्या मैच निकाल सकते हो या नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो यहाँ पे इस बार पंजाब ने किया है। बिल्कुल। और एक अच्छी चीज और जो पंजाब के साथ रही कि मतलब आपके बॉलर्स पिट रहे थे, चाहे रिचर्डसन हो, रेले मेरेडिथ हो, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ 5 ही बॉलर्स का यूज किया पूरे मैच में। जबकि राजस्थान के आप उसी मैच के अगर वो स्टैट्स देखेंगे तो मुझे लगता है शायद 7-8 गेंदबाज उन्होंने यूज कर लिए थे। ये तो लिमिटेशन है ना, ये तो लिमिटेशन है। डालता कौन है पंजाब में ऊपर? वो एक शायद दीपक हुड्डा थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन डाल लेते, बाकी कोई डालता ही नहीं ऊपर 6 में बॉलिंग। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वहीं डटे रहे। अर्शदीप सिंह बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 ओवर में 35 रन दे रहे हैं, आप अच्छी अपना निकाल के ले जा रहे हैं पूरा स्पेल। मोहम्मद शमी आपके पास है ही हैं, हालांकि मेरेडिथ उतना नहीं चल पाए थे। बट सेकंड लास्ट ओवर जो 19th ओवर उन्होंने डाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक 21 या कुछ रन चाहिए थे और शायद 8 रन का ओवर उन्होंने वहां पे डाला था। तो वो मेरेडिथ ने एक अच्छा ओवर डाल के कमबैक किया। कुछ कॉन्फिडेंस लेके गए होंगे उससे भी कि एक ओवर तो कम से कम आके। बिल्कुल, जैसा कहा ना अभी कि पंजाब की पूरी टीम कॉन्फिडेंस लेके जाएगी, क्योंकि पिछली बार 3-4 मैचेस ऐसे गवाए थे जहां पे आप 2 पॉइंट्स ले सकते थे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गवाया और जीत के गए। तो ये तो विश्वास बना होगा कि नहीं यार, ऐसे मैचेस को भी हम निकाल के ले जा सकते हैं। और पहला ही मैच अगर लीग का आप ऐसा खेल लो तो फिर आपके पास अभी 13 मैचेस बचे हुए हैं, तो वहां पे आप कहीं भी ऐसे मैचेस में कोशिश, आपका मतलब खुद के ऊपर विश्वास बना रहेगा कि नहीं जीतेंगे इस बार। और ये रोचक बात, पिछली बार आपने देखा होगा कि क्रिस गेल कई मैच नहीं खेल पाया शुरुआती, और जब आए तो उन्होंने मतलब धमाका किया और टीम को वहां तक ले गए जहां से वो आगे बढ़ सकते थे। और इस बार क्रिस गेल का साथ उनको पहले मैच से मिल गया है, निश्चित रूप से ये अच्छी बात है उनके लिए, एक प्लस पॉइंट है। गेल का तो रोल है ही। गेल का रोल में एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। दीपक हुडा ने जो ताबड़तोड़ मतलब एकदम तूफानी पारी खेली आकर के, एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये वो वाले दीपक हुडा हैं जो एसआरएच से खेल रहे थे। उनको सामने ना 11 कृणाल पांड्या दिख रहे थे। अब देखना है कि आने वाले मैच में, और आज ही शायद उनको ये मौका मिले कि फिर से उनको परफॉर्म करना हो, तो देखें क्या करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी कभी कभी जरूर चल जाते हैं, लेकिन हमेशा चले ये इसकी गारंटी। यार दीपक हुड्डा के साथ मेरे को ये भी लगता है ना कि जब उन्होंने करियर अपना शुरू किया था, अगर आपको याद हो, राजस्थान रॉयल्स से खेले थे पहला सीजन अपना वो, और मुझे याद है पहले ही मैच में उन्होंने, कोई तो स्पिनर थे, इनको 3 छक्के मारे थे बैक टू बैक एक ओवर में। और उस समय ना वो थोड़ा इसी 4-5 नंबर पे खेलते थे। फिर धीरे धीरे टीमों ने क्या करा, उन्हें देखने लग गए क्योंकि थोड़ा तेज खेल सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं, एज अ फिनिशर देखने लगे कि इन्हें लास्ट में भेजते हैं 6 नंबर 7 नंबर पे। वही हैदराबाद ने करा कि 7 नंबर 8 नंबर पे खिलाते थे। पिछले साल पंजाब ने भी यही करा कि 7-8 नंबर पे एकदम नीचे भेजते हिटिंग के लिए। आई थिंक ये जो नंबर है 4 नंबर पे जिस बार उनको इस बार खिलाया गया है, वो उनको थोड़ा ज्यादा सूट करता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा टाइम मिल जाता है। आप एक प्रॉपर बैट्समैन दूसरे एंड पे होता है, कप्तान केएल राहुल खेल रहे थे, तो आप ना इनिंग्स थोड़ा बना के चल सकते हो। तो और वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 50 का एवरेज है। ऐसा नहीं कि वो एक स्लॉगर है या सिर्फ आके बल्ला घुमाना जानते हैं, इनिंग्स बिल्ड करना आता है उनको। तो थोड़ा अगर ऊपर बैटिंग करेंगे। बिल्कुल यही चीज उन्होंने कही भी है ना मैच के बाद, जब 64 मारे, उनसे पूछा गया कि मतलब आप नंबर 4 खेलने आए आज, तो क्या कोई प्लानिंग थी या ये अचानक से हुआ कि आपको नंबर 4 पे भेजा? उसने कहा नहीं, कि ये मैनेजमेंट की पहले से हम लोगों का डिसाइड था कि मुझे नंबर 4 ही खेलना है, और मैं बड़ौदा के लिए अभी नंबर 4 ही खेलता रहा हूँ काफी टाइम से, तो मुझे इस पोजीशन पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है खुद पर, तो उस पोजीशन पे खिलाया। अब अगर आपका प्लेयर नंबर 4 पे आपने उनको उतारा है, वो ऐसा करके गया है, तो फिर आने वाले मैचेस में उनको उसी पोजीशन पे उतारें और देखना चाहिए कि क्या कर सकते। जब पंजाब की बात जब हम कर रहे थे ना, तो मुझे उनके प्लेइंग 11 में एक नाम नहीं देखकर थोड़ा हैरानी हुई। रवि बिश्नोई का नाम नहीं था वहाँ। पिछला सीजन काफी अच्छा रहा था उनका, लेकिन इस बार नाम नहीं दिखा मुझे। आप लोग हैरान नहीं हुए? हाँ, वो नाम तो मैं भी ढूंढ रहा था कि आखिर ये खिलाड़ी जो कि अंडर 19 की खोज उभर करके सामने आया था, इस बार क्यों नहीं है। तो शायद आज के मैच में वो कुछ देखने को मिले कि उनको शायद प्लेइंग 11 में शामिल करें चेन्नई के खिलाफ। आई थिंक दोनों, क्योंकि ये भी है ना, ये भी होता था ना कि 2 आप लेग स्पिनर शायद एक साथ नहीं खिलाना चाह रहे थे। एक तरफ वो मुरुगन अश्विन है और दूसरी तरफ रवि बिश्नोई, दोनों ही लेग स्पिनर हो जाते हैं। तो शायद वो सोच वहां पर रही होगी कि दोनों लेग स्पिनर हम एक साथ ना खिलाएं। और मुरुगन अश्विन ने पिछले साल, मुझे याद है, आखिरी कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनको रवि बिश्नोई के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है। बट आई थिंक हमें देखने को मिलेंगे रवि बिश्नोई। और मतलब ये बड़ी कमाल की बात है कि अगर 2 लेग स्पिनर के बीच में चुनना होगा, तो वहां जो इंसान बैठे हैं ना उनके डगआउट में, उनसे बेहतर कोई डिसीजन ले नहीं सकता। आई थिंक इंडिया में अनिल कुंबले बैठे हैं वहां, तो हम उन्हें क्या बताएंगे कौन सा लेग स्पिनर खिलाइए आप। आई थिंक उनको पता है कि कंडीशंस में कौन बेटर कर सकता है। बट रवि बिश्नोई को आई एम श्योर कि हम देखेंगे काफी ज्यादा इस आईपीएल में, बहुत पोटेंशियल। लेकिन मुरुगन
अश्विन पर जो दाव लगाया था वो मैं समझता हूँ कि वो बेकार गया, मतलब खाली गया। वो मुर्गन कुछ कर नहीं पाए थे पिछले मैच में। ऑल्सो मुर्गन अश्विन का ना फील्डिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना वहां भी मात खा जाते हैं। एक आध कैच टपका देंगे, एक आध मिसफील्ड कर देंगे, जो लास्ट में जाके डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये सही कहा। इनके साथ दिक्कत पंजाब के साथ ये ना, बिकॉज एक आध ऑलराउंडर अगर होता ना तो शायद इनके लिए चीजें थोड़ी आसान होती, पर इनके बल्लेबाज बॉलिंग नहीं डालते, इनके बॉलर्स बैटिंग नहीं करते, तो ये वहां जाके थोड़ा फंस जाते हैं। नीशम थे इनके पास पिछले सीजन में, लेकिन इस बार रखा नहीं इन्होंने। और नीशम को एज अ बॉलर खिला रहे थे, वो ऑलराउंडर उनको पोजीशन पे खिलाया कौन को? जब नीशम खिला रहे थे तो ये क्रिस जॉर्डन को बाहर बैठा दिया इन्होंने, कॉर्टल को बाहर बैठा दिया, उनसे 20वां ओवर डलवाते थे। तो थोड़ा सा ना वो कॉम्बिनेशन की दिक्कत है इनको। अभी इन्होंने वो लिए हैं, मोइसेस हेनरिक्स है इनके पास, एक अच्छे ऑलराउंडर है, बट इनको खिलाने के लिए फिर आपको मेरेडिथ को ड्रॉप करना पड़ेगा, और मोइसेस हेनरिक्स कैन नॉट बी योर फिफ्थ बॉलर। वो आपके सिक्स्थ बॉलर हो सकते हैं, फिफ्थ बॉलर नहीं हो सकते। कि उनसे कभी भी 4 ओवर पूरे करवाने वाली बात आएगी तो फिर सोचना पड़ेगा राहुल को। और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी ये भी सोच रही है ना कि पैसे हमने इतने लगाए हैं, जाय रिचर्डसन पे 14 करोड़ लगा दिए, मेरेडिथ पे 8 करोड़ लगा दिए, 22 करोड़ तो हमारे 2 खिलाड़ियों पे लग चुके हैं, तो आजमाना तो होगा ही। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक फैक्टर सामने आता है। हालांकि पहले मैच में जो भी कुछ भी किया पंजाब की टीम ने, वो सब कुछ उनके लिए पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि आखिर में 2 पॉइंट्स लेकर चले गए। आज भी मैच जो है मुंबई के ग्राउंड पे है और सीएसके के अगेंस्ट है। बस एकलौता चेंज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कि अश्विन की जगह रवि बिश्नोई अगर इस टीम में आ जाए तो फिर हो सकता है कि और बढ़िया ये कर सकती है। हाँ, ये एक खुला हुआ एक ऑप्शन है कि शायद बिश्नोई को आज। पिछले मैच में अश्विन कुछ करके भी नहीं गया, तो हो सकता है कि अनिल कुंबले ये सोचें कि अब रवि बिश्नोई को आज मौका देना चाहिए। पंजाब का मैच आज चेन्नई से है, हम चेन्नई पे ही बात करने वाले हैं। धोनी ने एक बार फिर से निराश किया अपने प्रशंसकों को, अपने समर्थकों को, और 0 पे आउट हो गए। तो क्या सही कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पा रही है चेन्नई? क्योंकि हम लोगों ने देखा रॉबिन थप्पा बाहर बैठे हुए थे उस मैच में। क्या लगता है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये धोनी इतनी देर से क्यों उतर रहे? यार बहुत मतलब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक ये सीएसके की मैनेजमेंट को धोनी को खुद बैठ के एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो सीएसके के बेस्ट ईयर्स थे ना, जब सीएसके डोमिनेट करती थी, उन सारे सीजन में आप उठा के देख लीजिए, धोनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हर सीजन में वो 14 में से 2 से 3 मैच अकेले के दम पे जिताते थे। और जब आपको कैप्टन खुद को पीछे कर लेता है ना, और खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता, मतलब ये दिखता है आपकी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें पता है वो पहले वाले खिलाड़ी नहीं रहे हैं, तो वो आपकी टीम में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है फिर। पर ये मुझे नहीं लगता सही स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आप उस स्टेज में आ गए, आपको पता है मैं पहली बॉल से नहीं मार सकता, तो आपको फिर और ऊपर आना चाहिए, आपको अपना टाइम लेना चाहिए। अगर धोनी ने 20 बॉलें खेल ली तो मुझे नहीं लगता कि मतलब फिर उन्हें कोई भी बॉलिंग अटैक रोक पाएगा। पर अब वो आ ही तब रहे हैं जब 2 या 3 ओवर रह जाते हैं, पहली बॉल से घुमाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। लेकिन मानने से एक चीज और भी है ना कि आप ये देखिए कि मतलब सीएसके का मिडिल ऑर्डर तो ठीक ही कर रहा है। अब आप उनको कहाँ पे खिलाएंगे? या तो फिर आप मोइन अली को नीचे शिफ्ट करेंगे, सुरेश रैना को आप कर नहीं सकते हैं, अंबाती रायडू को नहीं कर सकते हैं, या फिर जडेजा को फिर एक पोजीशन नीचे आपको भेजना पड़ेगा। जबकि ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करके गए, तो फिर किसे आप नीचे भेजेंगे और धोनी को किसकी जगह पे ऊपर लाएंगे? हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि 7 नंबर धोनी के लिए टीम में अगर है तो दैट मीन्स कि उनको बल्लेबाजी नहीं मिल रही। 7 नंबर वो पिछले मैच में आए हैं, उन्होंने अपने से ऊपर जडेजा को भेज दिया, सैम करन इनके बाद आए थे। अब सैम करन ने जैसी बल्लेबाजी करी है, हो सकता है कि वो उनको भी अपने से पहले भेज दें आने वाले मैच में। तब तो धोनी मतलब 7-8 नंबर पे धोनी बैटिंग नहीं कर सकते, मतलब 5 से नीचे। और कमाल की बात तो ये है कि पिछले सीजन में ये लगातार मुद्दा बना, ये बहस का एक हिस्सा बना कि धोनी फिर इतना नीचे 7 नंबर। तो आपने इस जो एक अंतराल मिला उस आईपीएल से और इस आईपीएल, और रणनीति की बात हो तो आपने क्या किया, क्या सोचा? फिर वही सारी चीजें दोहरा रहे। लेकिन बिल्कुल विश्वा जी, एक चीज और है ना कि हमें ये भी समझना होगा कि यार सीएसके की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट धोनी है। मतलब सारे डिसीजन सब कुछ लेना, ये धोनी से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई और फैसले करता होगा। मतलब अगर आप लोग मुझसे सहमत हो तो मैं ये कहूंगा कि धोनी अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। जब कैमरा लगातार उनको दिखाता है मैच के दौरान कि वो ड्रेसिंग रूम में चहलकदमी कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि शायद वो उतरने की तैयारी कर रहे हैं, विकेट गिरते जाते हैं, लेकिन धोनी फिर भी नहीं आते हैं तो फिर आकर के तुरंत चले जाते हैं। तो ये क्या है? मतलब वो खो चुके हैं। मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा कि वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और अब पूरी तरीके से बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सवाल जरूर है कि क्या वो खुद में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि आप नंबर 7 पे आप नीचे जा रहे हो। पिछले सीजन में 1-2 मैचेस में वो आए भी थे ऊपर, लेकिन वहां पे कुछ नहीं कर पाए। अभी नेट्स में भी हम लोगों ने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे धोनी बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाया हुआ है यार, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि नेट्स में धोनी तो छक्के उतने का मारने वाले नेट्स में तो छक्के मारने वाले वीडियो भी आए थे, बहुत हर साल आते हैं। मतलब मैं एक सोल्यूशन मेरे को लगता है इसमें सिंपल सा ये है कि धोनी को ना, आई थिंक ही शुड बैट नंबर 3, 3 नंबर पे बैटिंग करें और मतलब केयर फ्री बैटिंग करें। अब आपको पता है शायद आपका आखिरी या सेकंड लास्ट आईपीएल हो सकता है मैक्सिमम, तो और अब यहाँ आप पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए विराट ने एक कप्तान की भूमिका में खुद को कहां पर पेश करना है। ओपनिंग करने आ रहे हैं, ओपनिंग करके आपको टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाह रहे हैं, एक कप्तान वो भी है, और वो तो लगातार दांव खेल रहा है। अब धोनी तो इस बार तो कुछ बदला हुआ धोनी नजर आए, ये सब चाहते हैं। अब आपके पास फिनिशर है, आपके पास रविंद्र जाडेजा है, आपके पास साम करन है। आप अंबाती रायडू को बोलो 6 नंबर पे खेलने के लिए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, हिटिंग कर सकते हैं। हम सबने देखा है मुंबई इंडियंस के लिए फिनिशर थे वो। अगर 6-7-8 पे इवन मोइन अली भी हिट कर सकते हैं, मोइन अली 5। हाँ मतलब वही तो, आप 3 पे अगर धोनी खेलते हैं, 4 पे और 5 पे रैना और मोइन अली आते हैं, देन आपके 6-7-8 पे यू हैव अंबाती रायडू, सैम करन, रविंद्र जडेजा। इन तीनों को आप फ्लोट कर सकते हो जैसी भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से। और धोनी 3 नंबर के बाकी रह जाता। डेन ब्रावो को तो वैसे बल्लेबाजी नहीं करा रहे, पिछले मैच में उन्होंने 9 नंबर पे भेजा है। मतलब आई थिंक अपने साथ तो वो ब्रावो में कॉन्फिडेंस वो खत्म कर चुके हैं, तो ब्रावो को एज अ बॉलर ही यूज कर रहे हैं। धोनी के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि पिछला सीजन हम देख ही चुके हैं चेन्नई के लिए कितना वो रहा, खराब रहा। तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करते नजर भी नहीं आ रहे हैं कि हाँ मैं रिस्क ले रहा हूँ या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आज का मैच मुझे लगता है सीएसके के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। और अगर आज के मैच में अगर कुछ ऐसा नहीं दिखता ना उनकी कप्तानी में भी, या कुछ चेंजेस, या वो खुद अपनी बैटिंग को लेकर भी ऊपर नहीं आते या कुछ बदलाव नहीं करते, तो फिर आप ये समझ जाइए कि हो सकता है कि सीएसके के लिए ये सीजन भी पिछले सीजन जैसा ही हाल ना हो। मतलब एक ये फायदा और हुआ, 3 नंबर पे आएंगे तो अगर मान लीजिए जल्दी विकेट गिरता है, पावर प्ले में ही आ गए, तो उनको गैप्स भी मिलेंगे। मतलब वो 30 यार्ड क्लियर करके भी कुछ शॉट्स खेल सकते हैं, गैप्स से निकाल के 2-4 ऊपर से बाउंड्री आ गई, तो देन उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बाद में गैप्स निकालना मुश्किल हो जाता है। पॉजिटिव चेन्नई के लिए यह है कि रैना अच्छे फॉर्म में है, बहुत कमाल की इनिंग्स खेली पिछले मैच में। शायद रन आउट नहीं होते तो सीएसके और 15-20 रन बनाए था और मैच जीत भी जाता। बिल्कुल वही प्रूव करने वाली बात आ गई ना, वे तीसरे प्लेयर आ गए जो खुद को प्रूव करने के लिए खेल रहे हैं। पहले आप मैक्सवेल को ले लीजिए, फिर दीपक हुडा को ले लीजिए, और अब सुरेश रैना, जयदेव उनादकड़ वैसे इस फहरिस्त में एक और नाम है मनीष पांडे का, जो मतलब मनीष पांडे में तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एक टर्म अगर आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, आईपीएल के दौरान बहुत ट्रेंड कर रहा है, स्टैट पैडिंग। वो अकेले मनीष पांडे ने ट्रेंड करा दिया है मेरे हिसाब से। इतना उन्होंने, मतलब क्या बोलूं मैं, डिसअपॉइंटिंग उनकी बैटिंग रही है। इंडिया खेले हुए हैं आप, इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर आप हैं, इतने साल से आईपीएल में आप खेल रहे हैं, आपको ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक बहुत ही कमाल का स्टार्ट मैं उस दिन देख रहा था, 2018 के बाद से मनीष पांडे ने 13 इनिंग्स या 14 इनिंग्स ऐसी गई हैं जिसमें वो 30 से ज्यादा बॉलें खेले हैं। 14 इनिंग्स में 30 से ज्यादा बॉलें खेले हैं। सिर्फ 3 बार हैदराबाद जीती है। 4 सीजन में 14 बार 30 से ज्यादा बॉल खेले हैं, सिर्फ 3 बार हैदराबाद जीती है। तो मतलब आप अगर लंबी बैटिंग कर रहे हैं और आप नंबर 3 नंबर 4 पे खेल रहे हैं इस पीरियड में, तो आप अपनी टीम को मैचेस जिता कम रहे हैं, आप हरा ज्यादा रहे हैं। बिल्कुल केकेआर की तरफ से खेलते हुए ना जो स्पार्क दिखता था मनीष पांडे में, वो मिसिंग है। पिछले मैच में 17वें ओवर में आउट हुए, 8वें ओवर के बाद से बाउंड्री नहीं मारी। अब तो यही कह सकते हैं मानस कि एक ही रिकॉर्ड के साथ वो जाने गए और अब तक जाने जाते हैं और वही जाने जाएंगे। आगे उनके हाथ में नहीं है पहला शतकवीर भारत का। बिल्कुल। लेकिन वो पहला शतक भी जो आया था वो 2009 में आया था, उसके बाद तो दूसरा शतक भी नहीं आया। हाँ, वही तो डिसअपॉइंटिंग। कब से खेल रहे हैं, मतलब ये विराट कोहली के बैच के हैं ये, और अभी तक भी मतलब वही फेस चल रहा है कि स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल। और ये स्टैट इनका एक ये भी है ना कि मतलब टॉप 5 जो बल्लेबाज अनसक्सेसफुल चेज में आईपीएल में खेले हैं और नॉट आउट गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार ये नॉट आउट गए हैं। 4 बार ये नॉट आउट। अगर आपका 3 नंबर का बैट्समैन खड़ा रह जाए और आप मैच हार जाओ, तो इससे ज्यादा तो डिसअपॉइंटिंग बात क्या हो सकती है। हाँ, मतलब फिर वही तो चीज है ना। अब आप एक संजू सैमसन की पारी देखिए, वहां मैच हारे, लेकिन किस तरीके से हारे। नंबर 3 पे संजू भी उतरे थे, और किस पोजीशन कब उतरे थे, जब आपके दोनों ओपनर जा चुके थे। और फिर आप एक तरफ मनीष पांडे हैं जो खेले हैं 18वें ओवर तक, लेकिन बाउंड्रीज के लिए टीम तरसती दिख रही है कि इनके साथ कमाल की बात यह, पहले मैच में ये लास्ट तक खड़े रहे, टीम मैच हार गई, सबने कहा यार ये इससे तो आउट ही जाते, मारते तो सही कम से कम। अगले मैच में इन्होंने मारा, आउट हो गए, और लोगों ने कहा अबे यार मारा क्यों,
खड़ा रहता नहीं रना बॉल तो नहीं, चलेगा। उस वक्त मुझे भी गुस्सा आया। हर प्रशंसक इससे बड़ा हैरान था कि जॉनी बेयरस्टो एक ऊंचा लंबा सामने बड़ा ऊपर शॉट खेलकर आउट हुआ, उसी के बाद आपने भी उसी तरह से कर दिया, आप भी उसी तरह हो गए। पर पहला मैच ना मैं समझ सकता हूँ कि आपको चलो 4 ओवर में 60 रन चाहिए थे, आप हार गए, मनीष पांडे का गेम नहीं है, वो छक्के नहीं मार सकते, ठीक है। हालांकि उस दिन भी सेट हो गए थे और आखिरी 6 ओवर में उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। लास्ट छक्का कब लगाया, जब एक बॉल पे 17 रन चाहिए थे, तब तक आप मैच वैसे ही हार गए थे। पर जो ये दूसरा मैच था यार, यहाँ पे तो रना बॉल चाहिए था आपको, मतलब 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे, और ऐसे विकेट पे जहां पर बॉल स्पिन हो रही है। ये तो मनीष पांडे का मैच है, अगर मनीष पांडे ये भी नहीं जिताएंगे तो क्या जिताएंगे फिर। और वो आपका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है, उस पे वार्नर आए हैं, ट्रेवर बेलिस आए हैं, बात करी है, बात करके बाहर गए हैं। अगली 2 बॉल पे जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे दोनों आउट। मतलब आप कप्तान की हालत सोचिए उस समय, कितने ज्यादा वो गुस्से में होंगे। हाँ नहीं, वो मैच उनके हाथ में था और जिस तरह से लगातार विकेट गिरते चले गए। और सबसे बड़ी बात ये, आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि ये वार्नर और बेयरस्टो की जोड़ी जितना कमाल का आगाज दे सकती थी टीम को, अब साहा से लगातार भरोसा कर रहे हैं, साहा नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनकी शुरुआत खराब हो रही है। साहा मजबूरी हो वही गई ना। पिछले सीजन, बिल्कुल पिछले सीजन में साहा ने मतलब करके दिखा दिया, तो अब इनको ट्राई करना ही था। लेकिन साहा से इस सीजन वो होता दिख नहीं रहा है, जिस तरीके से खेले हैं वो आरसीबी के अगेंस्ट। बिल्कुल बॉल वॉल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अब 9 बॉल खेल के गए हैं, लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं लगा हो कि साहा पिछले सीजन वाला कुछ करके दिखा रहे थे। बेरिस्टो से इनको ओपन करवा लेना चाहिए अब, और कुछ ऑप्शन जरूर तलाशना चाहिए। साहा के साथ दिक्कत ये है ना कि काफी बेंच पे बैठे हैं वो पिछले कुछ महीनों में, तो उस तरीके से मैच प्रैक्टिस उनको मिली नहीं है। अरे ये सारा ना आपका घूम फिर के आया था, अगर मनीष पांडे, अगर विजय शंकर, ये लोग मिडिल ऑर्डर में अगर रन कर रहे होते ना, तो शायद ना इतनी दिक्कत नहीं होती, फिर आप जॉनी बेस्टो से ओपन करा सकते थे। अभी दिक्कत ये है कि इनको लगता है अगर बेस्टो वार्नर ओपन करते हैं और ये दोनों आउट हो जाते हैं, नीचे कोई भी नहीं है, कोई इन्फॉर्म है ही नहीं प्लेयर आपका जो रन करके दे रहा हो आपको। अब्दुल समाद है बेचारे, उनको बेरिस्टो अगर ओपन करते हैं तो नंबर 4 पे मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल समद इनके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। यार मैं इसमें पता है, मैं तो एक आपको एक मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, लेकिन एक ऑप्शन देता हूँ। अगर आपको बेस्टो को खिलाना ही है, मिडिल ऑर्डर सॉलिड रखना है, आप साहा को टीम से हटाइए, बेस्टो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, अब्दुल समाद से आप ओपन करा दो। वो लड़का बहुत क्लीन हिटर है बॉल का, उसको अगेन पावर प्ले का फायदा मिलेगा। और मिडिल ऑर्डर में आप ले आओ एक प्लेयर है, वाइल्ड कार्ड में थ्रो कर रहा हूँ, केदार जाधव, एक्सपीरियंस्ड इंडियन बैट्समैन है। ऐसे वाले विकेट्स पे जो ये स्पिनिंग टर्निंग स्लो ट्रैक्स हैं, बहुत आदत है बैटिंग करने की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छे मतलब पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, लोगों ने उनको बहुत ट्रोल करा, बट उनके अगर आप स्टैट्स देखेंगे, चाहे आईपीएल के चाहे ओडीआई क्रिकेट के, कमाल के स्टैट्स हैं। ही कुड बी और वाइल्ड कार्ड, और थोड़े बहुत आके वो अपने राइट आर्म अंडर आर्म बॉलिंग डाल के शायद कुछ आपको विकेट भी लेके दे सकते हैं, और प्रूव उन्हें भी करना है। बट अब्दुल समाद से आप ओपन करा सकते हो डेफिनेटली। मतलब ऐसे ही तो देखो, रोहित शर्मा ऐसे ही ओपनर बन गए, ऐसे ही दिलशान तिलकरत्न दिलशान ओपनर बन गए, तो अगर आप अब्दुल समाद को ओपन करा दे तो फिर। लेकिन एक टीम और है ना जिसने जीत के जबड़े से हार छीना, केकेआर। पिछले सीजन में भी हम लोगों ने देखा केकेआर का ऐसा ही रहा, एक मैच जीती थी, दूसरा हारती थी, फिर एक जीते फिर हारे। इस बार भी वैसा ही सिलसिला इनका शुरू हो गया है। केकेआर की टीम को तो आप मतलब किस तरीके से कहेंगे कि जब पहला मैच वो जीत गए तो लगा, मतलब मुझे जेन्युइनली लगा था कि शायद इस सीजन, एक तो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि क्लियरिटी बहुत ज्यादा है, कि आपको पता है कि आप मॉर्गन के साथ जा रहे हैं। मॉर्गन, हालांकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, दिनेश कार्तिक के साथ गए, लेकिन वो 7 मैच के बाद, वो 2-3 मैच के बाद ही होने लगा था कि यार आप मॉर्गन को कप्तान बना दो। लेकिन इस बार शायद क्लियरिटी है और पूरे सीजन जाएंगे भी ये लोग मॉर्गन के साथ ही। लेकिन दूसरे मैच में तो जो ये हारे हैं, तो उसके बाद तो फिर वही कहानी, वो पिछला सीजन ही याद आ रहा है कि भाई वही चीज है कि आपके ओपनर्स ने तो काम कर दिया, लेकिन उसके बाद सारे प्लेयर सिंगल डिजिट में खेल के जा रहे हैं। और खुद सबसे बड़ी दिक्कत मॉर्गन की फॉर्म है, पता है, कैप्टनसी से ज्यादा चिंता, मॉर्गन उस टच में नहीं दिखे हैं। इंडिया वाले और सीरीज में भी मॉर्गन को देखिए, पिछले सीजन में भी वैसा ही रहा। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो यहाँ की सीरीज में जो खेले वो भी इसी तरह का रहा। मॉर्गन बस सिर्फ मैदान में हंसते हुए दिखते हैं, वो लगता है कि कोई प्रेशर उनके ऊपर है ही नहीं, बस कूल दिखते हैं। लेकिन मैदान पर ये कूल नहीं चलेगा, यहाँ तो आपको दिखाना पड़ेगा, बल्ला चलाना पड़ेगा। वो मॉर्गन जो 18 छक्के लगा सकता है वर्ल्ड कप के मैच में, कहाँ दिख रहा है यार। और मॉर्गन के साथ साथ एक और शाकिब उल हसन, मतलब जो मैच उस दिन था, अगेन वो रना बॉल वाला रन चेस था, 36 बॉल पे 40 रन आपको चाहिए। शाकिब उल हसन बड़े हुए हैं इन पिचेस पे खेल के, जो बांग्लादेश में ऐसे ही आपको विकेट मिलते हैं जहाँ पे स्पिनर्स होते हैं, उनको इतनी आदत है स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने की, वो अपना विकेट थ्रो करके चले गए उस सिचुएशन से। जैसा मनीष पांडे के साथ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, उतना ही शाकिब से भी हूँ।
ये मैचेस तो शाकिब उल हसन के लिए तैयार था, मतलब प्लेटर पे कि आप फिनिश करके जाओ, जिता के जाओ मैच। बिल्कुल शाकिब के लिए भी था। और आप एंड में देखिए ना, आपके पास फिनिशर कौन है? आपके पास आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक ने तो पहले मैच में तो बैटिंग करके भी दिखाई ना। लेकिन फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो मतलब बिल्कुल एंड में आप इस तरीके से खेल रहे हो कि आपसे मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए था। आपको आखिर में 6 बॉल में 15 रन चाहिए, उससे पहले 12 बॉल में भी आई थिंक शायद 18-19 रन ही चाहिए थे 2 ओवर में। लेकिन आप दोनों कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और रसेल तो मतलब समझ नहीं आ पा रहा है कि वो जो गेम चेंजर वाली बात आ गई थी, कहाँ से आपने गेम चेंजर दे दिया, जब ऐसी बैटिंग आप देख रहे हो बंदे। गेम तो वो चेंज किया था उन्होंने मुंबई के लिए गेम चेंजर साबित हुआ मुंबई ना। के लिए। हाँ लेकिन और केकेआर मोस्ट के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच भी थे वो, दोनों अवार्ड उन्हीं को मिले थे। केकेआर के लिए लेकिन एक पॉजिटिव नीतीश राणा निकल करके आए हैं। दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की उन्होंने। कंसिस्टेंट रहे बस। बड़ी चीज यही है कि दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की है। क्योंकि वही 80-0 देख देख के लोग भी कह रहे थे कि अब 2 मैचों में तो कर दिया, अब देखते हैं कितने कंसिस्टेंट आगे रहते हैं। एक नितीश राणा को भी काफी साल हो गए हैं खेलते हुए। मतलब हाँ, मुंबई 27 इंडियंस से मुझे याद है, शुरू किया था मुंबई इंडियंस के लिए, मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। 27 और साल के हो गए हैं। 2013 में मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका डेब्यू है। तो इतने साल हो गए खेलते हुए, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा युवा है। लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी तो कभी दिखे नहीं है उनसे। हमेशा एक मैच वाले स्टार रहे हैं। वो एक मैच के बाद 2 मैच गायब, फिर एक मैच में आके आप खेल देंगे कोई नॉक। दूसरे मैच में राहुल त्रिपाठी तो नहीं चले, लेकिन पहला मैच बहुत शानदार रहा उनके लिए। मतलब अच्छा, एक तो फर्स्ट डाउन भेजा उसे केकेआर ने, और उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की। बिल्कुल राहुल त्रिपाठी दूसरे मैच में नहीं चले। पहले मैच में मुझे लगता है नीतीश राणा से बड़ी इनिंग राहुल त्रिपाठी की थी। और वो सही में गेम चेंजर थे वहां पे केकेआर के लिए। और एक जो डिस्कशन हमेशा केकेआर की ओपनिंग को लेकर होता है ना, जो पिछले सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि यार आप पावर प्ले में आपसे रन नहीं बनते, डेथ ओवर्स में आप रन लुटा देते हो। तो पावर प्ले वाली दिक्कत तो इनकी अब भी बनी हुई है उसी तरीके से। शुभमन गिल क्योंकि जैसे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा और शुभमन गिल में से इन दोनों की जगह पे राहुल त्रिपाठी को आप एक एक ऑप्शन ले सकते हैं एज अ ओपनर। बिल्कुल, तब शायद केकेआर के नीतीश राणा से को बदल फर्स्ट सकते डाउन भेजा जा सकता है। राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग करवाई जा सकती वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यार ये दिक्कत है ना केकेआर के साथ भी, वही है कि वो कंप्यूटर पे चलने वाली टीम है। बहुत सारी है। टीमें जो है ना, ये आजकल ये इंस्टिंक्ट पे नहीं खेलते हैं, सब आधी चीजें बाहर से डिसाइड करके आते हैं। अब आप बताओ इसका क्या लॉजिक बनता था कि हरभजन सिंह को 1 ओवर डलवाया गया पहले मैच में, उसमें उन्होंने 8 रन दिए, उसमें एक कैच छूट गया। उसके बाद वो बॉलिंग पे वापस नहीं आए, क्यों? क्योंकि भाई राइट हैंडर बैटिंग कर रहे, लेफ्टी नहीं कर रहे। तो सेम चीज बैटिंग में अप्लाई करती है, इनको चाहिए राइट लेफ्ट हमेशा खेलें। तो इसीलिए वो जो है आप नीतीश राणा और शुभमन गिल से ही ओपन कराएंगे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहे। और आप उसमें मिडिल ऑर्डर में देखिएगा आप, अगर जब ये राहुल त्रिपाठी आउट हुए तो उन्होंने आंद्रे रसल को भेजा था पहले मैच में, दूसरे मैच में नीतीश राणा आउट हुए तो मॉर्गन आ गए। मतलब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड बहुत ज्यादा लोग आजकल लगाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे लगता है इतना नहीं जाना चाहिए। लाइक कंप्यूटर पे थोड़ा इंस्टिंक्ट पे आप गेम चलने दो। और वैसे भी हरभजन सिंह जैसे मतलब अब हरभजन सिंह के लिए प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कल कि वही आपको कुछ चीज प्रूव करने, लेकिन हाँ कल ऋषभ पंत ने वही काम किया, अश्विन ये से नहीं अश्विन से करवा। ओवर नहीं डलवाया। बिल्कुल। तो मतलब अगर अश्विन हरभजन सिंह जैसे बॉलर्स जो टेस्ट में क्रिकेट में 400-400 विकेट ले चुके हैं, इंटरनेशनल 600-700 विकेट उन लोगों के हैं, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, यार अगर आपको लगता है कि वो एक राइट हैंडर को बॉल नहीं डाल सकते, बिल्कुल तो मतलब ये तो आप क्या बोलूं मैं, मतलब 20-20 रन तो टॉम करन भी खा ही रहे थे ना ओवर में। हरभजन कितने खा लेंगे? मतलब 15-16 रन तो टॉम करन भी खा ही रहे थे। अश्विन कितना खा लेगा? 20 रन खा लेंगे, चलो उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। और मुझे नहीं लगता जिस तरीके का विकेट थी अश्विन उतने रन भी खाते, शायद आपको एक विकेट ही लेके दे देते। तो थोड़ी सी और कैप्टनसी जो है ना, अब तो ये तो मान भी चुके, उन्होंने कह दिया पोंटिंग ने कि भाई ये गलती हुई है। और इतने बड़े गेंदबाज को आपने अलग करके रखा जिसने कि कोई बाउंड्री नहीं खाई, और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस को आपने लगा दिया जिन्होंने कि वहीं पर खेल को खराब कर दिया। आई थिंक ये हमें उन टीमों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर जो कोचेस है ना वो थोड़े से ज्यादा बड़े फिगर हैं एज कम्पेयर टू योर कैप्टन। जैसे ब्रेंडन मक्कलम है या अनिल कुंबले हैं या रिकी पॉन्टिंग खुद भी हैं, तो थोड़ा सा बाहर से गेम चलाते हैं ये। वही ये आप कभी मुंबई इंडियंस के साथ नहीं देखोगे, या आप आरसीबी के साथ उतना नहीं देखोगे, क्योंकि वहां पे विराट कोहली, वहां पर रोहित शर्मा, या चेन्नई में धोनी, ये लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं, ये ऑन फील्ड डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए वहां पे आप ये सब दिक्कतें नहीं देखोगे। बट अब रिकी पॉन्टिंग जब ऋषभ पंत को कुछ बोलेंगे या संगकारा संजू सैमसन को कुछ बोलेंगे, तो ज्यादा उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते, उन्हें उसी के साथ जाना पड़ेगा। और ये भी बात है ना कि वो अभी क्या कहें, अभी उतने परिपक्व नहीं है।
कम उम्र में कप्तान बन गए हैं तो उन पर भरोसा ना करें, बाहर बैठे हुए दिग्गज जो हैं उनको लगातार गाइड करते रहें, ये उन पर भी दबाव रहता है मैनेजमेंट का कि भाई उनको देखना, उनको बताना, उनसे करवाना इस तरह से। लेकिन ये चीज रोहित और विराट और धोनी को कोई नहीं कहता। ये एक पुरानी टैक्टिक भी है, क्लब क्रिकेट में भी होता है, जब कोच को अपने हिसाब से टीम चलानी होती है तो सबसे बच्चा होता है उसको पहले कैप्टन बना देता है। लेकिन ऋषभ पंत और संजू का जो एटीट्यूड है वो उतना भी बच्चों वाला नहीं है, लेकिन फिर भी रिकी पॉन्टिंग और कुमार संगकारा बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन मैनेजमेंट को ये चीज समझनी और सोचनी चाहिए, जब आप किसी पे एज अ कैप्टन आप भरोसा कर रहे हो तो कम से कम आपको उसमें विश्वास रखना चाहिए कि अगर वो कुछ चाहता है करना। और फील्ड पे तो मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड पे एज अ कैप्टन ही आपको कॉल और डिसीजंस लेने चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब इसी नोट पे इस बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है, थोड़ा अभी से ये कह पाना कि कौन सी टीम कितना अच्छा खेलेगी और क्या देखने को मैं आगे मिल सकता है। फिर भी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि एक हफ्ते का खेल अगर देखें, इसको एनालाइज करें तो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन सी टीम नजर आती है? जो टीम ऑक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा मजबूत लग रही थी, जो टीम आई टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा मजबूत लग रही थी, अभी भी वही सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है, मुंबई इंडियंस। वो जो उन्होंने दूसरा मैच जीता, सही, मैं सहमत हूँ। मुंबई इंडियंस वाकई मजबूत नजर आ रही है और जिस तरह से उन्होंने वापसी की कम स्कोर को डिफेंड करते हुए, वो लाजवाब। उनको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। ये फैक्ट सिर्फ कि हमारा मिडिल ऑर्डर, हमारे बैट्समैन ने तभी फायर भी नहीं करा, तब भी हम जीत गए मैच। तो जिस दिन ये लोग फायर करेंगे उस दिन सोचो आप क्या होगा। शामत आ जाएगी गेंदबाजी की। मतलब मुंबई को लेकर ये चीज है, अब पहली टीम तो सबने वो सहमति जता दी ना कि मुंबई को लेकर, लेकिन मैं दूसरी टीम बता देता हूँ। मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम जो है, मुझे लगता है कि ये आगे चल के बहुत कुछ और चीजों पे अच्छा करेगी और शायद इस बार फाइनलिस्ट हो सकती है। यार आरसीबी के साथ मेरा सिर्फ एक एप्रीहेंशन है कि ये टीम अभी तक हारी नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि आरसीबी एक मैच हारे और उसको रिएक्ट कैसे करेंगे उसके बाद। ये कोहली की आदत है, एक मैच हारेंगे 3-3 4-4 प्लेयर वो बदल देते हैं टीम में। सो आई वांट टू से कि ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं लॉसेस को। उनके लिए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है कि शुरू में उन्हें धक्का नहीं लगाए, तो एक बार वो धक्का लगना तो फिर देखते हैं आरसीबी कहाँ जाती है। हाँ, ये देखने वाली बात। केशव तुमने तो बताया ही नहीं, अब तुम्हारी टीम कौन सी है? ये सही है, केशव आज सेफ खेलना जा रहे हैं। क्या केशव 2021 का आंध्र रसल नहीं बनना है, 2018 वाले बनो। ठीक बात है। मुझे उम्मीद है सीएसके कुछ बड़ा उलटफेर करे आज। मैं अभी भी होपफुल हूँ कि धोनी जैसे मतलब सफल कप्तान रहे, तो थोड़े तो थिंकिंग कैप्टन वो भी रहे हैं और कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विपिन, मानस और विशुमोहन भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये था आईपीएल की टेंटें सीजन 2 का दूसरा एपिसोड, जिसे आपने आज तक रेडियो पर सुना। इस पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कुछ चर्चा करनी हो, कुछ सवाल हो, तो हमें आप radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। अब मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।